नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित। बेसिक गणित में हमने इससे पिछली क्लास में फ्रैक्शन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों LCM एंड HCF। LCM एंड HCF। तो दोस्तों, हम LCM और HCF की बेसिक जानकारी लेंगे। जो सवालों में हमें LCM और HCF निकालने की जो ज़रूरत पड़ती है उसका बेसिक हम सीखेंगे। लेकिन जो LCM और HCF से संबंधित जो बड़ा चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसके सवालों से संबंधित चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक के रूप में हम थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी लेंगे। LCM कैसे निकाला जाता है और HCF कैसे निकाला जाता है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में उसके लिए एक बड़ा टॉपिक LCM एंड HCF दिया गया है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में रहता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम ये सीखेंगे दोस्तों LCM और HCF को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जो भी हमारे साथी, हमारे छोटे साथी, हमारी बराबर के या हमसे बड़े जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मैथ को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने गणित को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संख्याएं दी हुई होती हैं 2, 4 और 6। जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6 का LCM क्या होगा। दूसरा है 2, 4, 6 का HCF क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो इनके नाम से सीखिए। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है फुल फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें साथियों हमारे दोस्तों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं महत्तम, इसमें महत्तम मतलब बड़ा है तो ज़्यादा शब्द हैं, इसमें ज़्यादा अक्षर है। समापवर्तक और इसका होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी से LCM लिया गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दोस्त होता है महत्तम समापवर्तक। ये समापवर्त्य, समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम से हमने सीख लिया। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। इनके लिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाई जाती है। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि किसी भी संख्या के गुणनखंड तो हम करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे हम बेसिक क्लास में पढ़ा देंगे। जैसे 18 है तो 2 से कटेगा, 2 ने में 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ये गुणनखंड हो गए। और अभाज्य गुणनखंड दोस्तों इनको इसलिए कहा जाता है, ये गुणनखंड जो करते हैं ये अभाज्य संख्याओं से ही इनको काटा जाता है। दो, ये 4 से डायरेक्ट भले ही कट रहा हो या 6 से कट रहा हो तब भी 6 से इसको नहीं काटेंगे। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार 23 और आगे बढ़ते जाएंगे। जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 25 तक, 100 तक 25 संख्या होती हैं, उनमें से ही किसी संख्या से ये कटेगा। जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं में से किसी से कटता है। 2 से 3 से, जब 2 से कटना बंद हो जाए तो 3 से काटते हैं, 3 से कटना बंद हो जाए तो 5 से काटते हैं, 5 से कटना बंद हो जाए तो 7 से, 7 से बंद हो जाए तो 9 से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो LCM के लिए क्या किया जाता है, पहले तीनों संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे 2, 4 और 6 का पूछा गया है, 2, 4 और 6 ये दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों LCM में हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ संख्या कोई लिखी हो तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 2। एक दिन हम बेसिक क्लास में पढ़, किसी दिन अभाज्य संख्याओं की क्लास भी ले लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, कोई अभाज्य संख्या में सबसे छोटी है 2।
तो 2 का पहले इसमें किसी में भाग दे के देखेंगे। अगर 2 का भाग इनमें से किसी में भी चला जाए, चाहे 1 में चला जाए, चाहे दोनों 2 में चला जाए, चाहे तीनों में चला जाए, किसी भी अगर 1 में भी जा रहा है तो 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ 2 का भाग देंगे, तो यहाँ तो तीनों में ही जा रहा है, तो 2 एकम 2, और 4 में जाएंगे तो 2 दूना 4, 6 में जाएंगे तो 2 तिया 6। अभी देखिए दोस्तों, अभी 2 का भाग किसी में जा रहा है, हाँ जा रहा है, अभी इसमें चला जाएगा तो अभी 2 का और देंगे, 1 का 1 ही लिखा रहेगा, 2 एकम 2, 3 का 3 लिखा रहेगा। अब दोस्तों अगली बार 2 का तो अब खत्म हो गया कहानी, 2 का नहीं जाएगा भाग, अब 3 का जाएगा, तो 3, 3 एकम 3, 1 1, 3 एकम 3। तो ये दोस्तों जो आया इनको कहते हैं एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 12। अभी दोस्तों थोड़ा बाहर से डीजे निकल रहा है तो थोड़ी क्लास डिस्टर्ब होगी, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका एलसीएम हुआ ये 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, इसका एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए दोस्तों यही समझ लीजिए एलसीएम इसका क्या आया 12। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम वह संख्या होती है, ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम जो निकला है, तो यह वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या यूं कहें कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। वह छोटी, इससे बड़ी तो और भी कई होंगी, 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचा 60, इसके जितने भी गुणज आगे बढ़ाते जाएंगे उन सब में इनका भाग जाएगा, 2 का 4 का और 6 का, तीनों का भाग जाएगा। देखो 12 में भी 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, ऐसे 24 में जाएगा, 2 12 में 24, 4 छंगे 24, 6 चौके 24, ऐसे 36 में जाएगा, 2 18 में 36, 4 9 में 36 और 6 छक्के 36, तो 48 में भी जाएगा, 2 24 में 48, 4 12 में 48 और 6 8 48। तो दोस्तों इससे 12 से बड़े तो बहुत संख्याएं होंगी, अनंत, कहीं तक भी बढ़ाते जाएं इसको, जो भी संख्या इसकी गुणज 12 के गुणज जितने भी बढ़ाते जाएंगे उनमें सब में इन तीनों का भाग जाएगा। लेकिन सबसे छोटा वो कौन सा गुणज है, सबसे छोटी वो कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला है, वो सबसे छोटी 12 है। 12 से छोटी दोस्तों कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जा सके, 12 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जा सके। तो इसलिए ये सबसे छोटी है, इसलिए इसको नाम दिया गया दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे, अब देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए, 2 के गुणनखंड हम करेंगे तो 1 और 2, 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 और 4, 2 में 4 का भाग जाएगा। 6 का करेंगे तो दोस्तों इसमें 2 का भाग जाएगा, 1 का तो जाता ही समय, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 3 का जाएगा, ठीक, ये होगा इनके गुण। और अब किसका जाएगा 6 का जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। तो 2 का लिखेंगे जब गुणा करूँगा तो 2 गुणा 1, 4 का लिखेंगे तो 2 गुणा 2, 6 का लिखेंगे तो 2 गुणा 3। अब इनके घात के रूप में लिख लीजिए, तो 2 की घात 1 है और 1 की घात भी 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, मतलब 2 की घात 2 ही है डायरेक्ट, यहाँ 2 की घात 1 है और 3 की घात 1 है, इसको हटा दीजिए। तो इसमें एक लाइन याद रखना है आपको, किसी में भी आए, किसी में भी आए तथा सबसे बड़ी घात लाए, सबसे बड़ी घात लाए, किसी में भी आए मतलब जितने भी गुणनखंड होंगे दोस्तों उनको सबको लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनको सबको लेंगे और लेंगे वो वाला जो सबसे बड़ी घात हो। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, भले ही सब में ना हो लेकिन किसी एक में हो तब भी लेंगे। तो 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है या 1 है, तो 2 की घात 2 वाला ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा। अब गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों 3 है, 1 का तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 है तो 3 यहाँ ही है केवल, लेकिन 3 की घात कितनी 1 ही है, तो 3 की घात 1 ही लेंगे। इस लाइन को याद रखना कि किसी में भी आए, तो देखो 2 आ रहा था
दो तो तीनों में, लेकिन तीन केवल इसी में आ रहा है बस 6 के में, तब भी इसको लिया जाएगा, भले ही इसमें और इसमें 3 नहीं आया है, तो किसी में भी आए और सबसे बड़ी घात लाए। या 2 की सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2 थी, तो वो ले लिया। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी थी, 1 थी, तो 3 ही ले लिया। तो इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुणा 3 तो बराबर 4 तिया कितना हो गया, 12, इसलिए एलसीएम दोस्तों इसका क्या हुआ, 12। तो दोनों विधियों से देख लिया हमने, अभी गुणनखंड विधि से देख लिया था और ये ऐसे खंड के रूप में देख लिया हमने, ठीक। अब देखिए कोई दूसरी संख्या लेती, 5, 7 और 12 का एलसीएम। दोस्तों जब संख्याएं ऐसी हों, कोई भी एक दूसरे के पाड़े में नहीं आ रही हैं, कोई भी एक दूसरे के पाड़े में, मतलब कहें तो इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो आपस में, किसी में भी 5 और 7 में भी कुछ कॉमन ना हो, 7 और 12 में भी कुछ कॉमन ना हो, 5 और 12 में भी कुछ कॉमन हो, मतलब तीनों में आपस में किसी में भी कोई कॉमन ना हो, दो दो के जोड़े में भी कॉमन ना हो, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। जैसे 5 7 में कुछ कॉमन है, नहीं है, 7 और 12 में कुछ कॉमन है, नहीं है, 5 और 12 में कुछ कॉमन है, नहीं है, इनमें तीनों में आपस में किसी भी दो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका मतलब इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। तो गुणनफल कितना होगा दोस्तों, 7 पंचे 35 और गुणा 12, 5 और 7 का गुणा किया तो 35 आएगा, 12 का गुणा करेंगे 35 में तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42। इनका गुणनफल क्या आ रहा है दोस्तों, 420 आ रहा है। तो एलसीएम यही होगा, इनका एलसीएम यही होगा। अब हम करके देखते हैं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो करके देखेंगे भाई। 5, 7 और 12 इसका एलसीएम हम इससे गुणनखंड विधि से करके देखेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, किसमें, इसमें जा रहा है, तो देंगे, भले ही किसी एक में भी जा रहा हो तब भी देंगे, अगर किसी में नहीं जा रहा तो भाग नहीं देते। 2 का 5 में तो नहीं जा रहा तो 5 का 5 ही लिखा रहेगा, 2 का 7 में नहीं जा रहा तो 7 का 7 ही लिखी रहेगा, 2 का 12 में जा रहा है, 2 छक्के के 12, अभी 2 का जा रहा है, फिर से हाँ जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा 5 लिखा रहेगा, 7 में नहीं जा रहा तो 7 लिखा रहेगा, 2 का 6 में नहीं जा रहा है, 2 तिया 6। अब दोस्तों अब 2 का किसी में नहीं जाएगा तो अब 3 का जाएगा, तो 3, 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5 लिखा रहेगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 का 7 लिखा रहेगा, 3 का 3 में जाएगा एक बार तो 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है अगली, 5, 4 का तो देखेंगे नहीं, तो 5, 5 का हाँ जा रहा है, 5 एकम 5, 7 में नहीं जा रहा तो 7 ऐसा 1 का 1। अब 7 का देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ अब 5 के बाद 6 का तो जाएगा नहीं, देंगे ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है छेद। 7 1 7 एकम 7 और 1 का 1। जब सब जगह दोस्तों 1 1 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम पूरा हो चुका होता है। एलसीएम निकालते कैसे हैं दोस्तों, इन सभी का आपस में गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर दोस्तों डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता तो हम दो दो के जोड़े में गुणा कर सकते हैं, इन 2 का कर लो, फिर इन 2 का, फिर इसका कर दें, 2 दूना 4 हुआ, गुणा का चिन्ह 3 5 15 हुआ, गुणा का चिन्ह 7 हुआ। अब 15 चौक इन 2 का कर दो, 15 चौक 60 हुआ, गुणा 7, तो 60 और 7 का गुणा दोस्तों कितना होता है, 6 7 42, 420 ही होता है। और डायरेक्ट भी हमने यहाँ बताया था कि एलसीएम 420। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी संख्याएं दी गई हों जिनमें आपस में किसी भी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, चाहे ना इन दो में, ना इन दो में, ना इस और इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। एक और उदाहरण लीजिए दोस्तों, 2 3 और 5। देखिए दोस्तों 2 में और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 में और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 5 में और 2 में भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कोई कॉमन नहीं, किसी कॉमन संख्या से इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, 2 तिया 6 पंचे 30, कितना होना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 30। अब हम तो निकालेंगे, हम तो शैतान बच्चे हैं, हम तो निकाल के देखेंगे, हम तभी मानेंगे सच। तो लिख लीजिए 2 3 और 5। सबसे पहले 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 3 में तो नहीं जाएगा तो 3 का 3 लिखा रहेगा, 5 में भी नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिखा रहेगा। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 में देंगे 3 एकम 3, 5 का 5 लिखा रहेगा। अब 5 का देंगे, 1 का 1 1 का 1 और 5 एकम 5। जब सब जगह 1 1 1 आ गया तो हमारा एलसीएम पूर्ण हुआ। एलसीएम निकालते कैसे दोस्तों, इनका आपस में गुणा करके, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, तो आंसर कितना आया, 30। तो हमारा एलसीएम 30 आया, यहाँ डायरेक्ट भी हमने निकाला था 30 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम अगर उनमें कुछ भी आपस में कॉमन है, किन्हीं भी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम उनका डायरेक्ट गुणनफल ही होता है। और एलसीएम वो बात फिर चेक कर लीजिए कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन तीनों का भाग चला जाए। तो 30 जो है उसमें इन तीनों का भाग, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। 30 से बड़ी तो कई हो सकती है, 30 के मल्टीपल, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, कितनी भी संख्या अनंत तक जाएंगी जिसमें
इनका भाग चला जाएगा। लेकिन 30 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। आप करके देख लीजिए, 29 में नहीं जाएगा, 28 में 2 का चला जाएगा, 3 का 5 का नहीं जाएगा, 27 में 3 का चला जाएगा, 2 का 5 का नहीं जाएगा, ऐसे 26 में 2 का जाएगा, 3 और 5 का नहीं जाएगा, 25 में 5 का जाएगा, 2 और 3 का नहीं जाएगा, 24 में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन 5 का नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप करते आएंगे तो आपको बिल्कुल सटीक प्राप्त हो जाएगा कि 30 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं मिली हमको जिसमें इन तीनों का भाग जा सके। तो 30 ही वो सबसे छोटी संख्या, इसीलिए कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो 30 ही वो सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने LCM को खत्म किया, अब हम HCF को देखते हैं। HCF इसका होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है दोस्तों, इसके लिए लाइन याद रखिए कि सभी में आए, जब गुणनखंड इसके देखेंगे तो सभी संख्याओं में होना चाहिए, सभी में आए तथा सबसे छोटी घात लाए, सबसे छोटी घात लाए। ये जब गुणनखंड करके देखते हैं तो उसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4, 12 और 16 इसका निकालना है, 4, 12 और 16 का निकालना है। तो 4 के गुणनखंड दोस्तों क्या होंगे, 2 गुणा 2। 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12। और 16 के क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए दोस्तों, एक विधि तो हम छोटी क्लास में चौथी पाँचवीं या छठवीं के गणित में है जहाँ सीखते हैं, वहाँ ऐसे जोड़े बनाते हैं। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, ये अब ना तो इस 3 का बन रहा क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं, ना इस 2 का बन रहा, तीनों में आना चाहिए। तो जितने जोड़े बन गए उनमें से एक एक अंक निकालेंगे, 2 निकाल लिए यहाँ से, 2 निकाल लिए इस जोड़े से, 2 दूना 4। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 4 ही होगा। इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। अब इस लाइन को कैसे सही साबित करें हम, सभी में आए तथा सबसे छोटी घात लाए। इसमें 2 की घात कितनी है दोस्तों, 2 है। इसमें 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है। इसमें 2 की घात 2 बार है गुणा में, तो 2 की घात 2 और 3 एक ही बार, तो 3 की घात 1 बराबर। इसमें 2 की घात कितनी है, 4 है, एक ही बार, बाकी कुछ है नहीं। तो हमने देखा है कि सभी में आए तो सबसे छोटी घात लाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में आ रही है, सब में आ रही तो 2 है, इसमें भी है 2, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सब में आ रही है। और सबसे छोटी घात यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ घात कितनी है, 2, यहाँ 4 है। तो सबसे छोटी घात 2 की कितनी है दोस्तों, 2 की घात 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 की घात 2। इसी 2 की घात 2 को हम 2 गुणा 2 लिखते हैं, जो कि 4 प्राप्त होता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी गुणनखंड से। अब भाग विधि से करते हैं, ये वाली विधि, इसको भाग विधि बोल सकते हैं आप। कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 4, 12, 16। अब देखिए दोस्तों, LCM में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जो ये संख्याएं लिखी होती हैं इनमें अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। और ऐसी किसी भी संख्या, मतलब 2 से शुरुआत करते हैं, अगर किसी एक में भी भाग जा रहा होता है ना तब भी भाग देते हैं। वो कब की बात थी, LCM। किसी एक में भी भाग जा रहा है तब भी भाग देते हैं, चाहे किसी एक में जा रहा हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में जा रहा हो, तब भी भाग, एक में भी जा रहा हो तब भी भाग देते हैं। और किसी में नहीं जा रहा तो नहीं देते थे किसी उस संख्या से, फिर आगे बढ़ जाते थे अगली संख्या से। लेकिन HCF निकालने के लिए दोस्तों कंडीशन है कि अगर सभी में भाग जा रहा हो, किसी भी अभाज्य संख्या से अगर सभी में भाग जा रहा हो तब ही भाग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अन्यथा दूसरी संख्या उठाएंगे, उससे देखेंगे क्या सभी में जा रहा है तो देंगे, नहीं उससे भी नहीं देंगे, फिर अगली अभाज्य संख्या से देंगे। तो इसमें 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 अभाज्य संख्या, 4 का डायरेक्ट नहीं देंगे दोस्तों। हमको दिख रहा है कि 4 का चला जाए, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए 4 का भाग नहीं देंगे, तो 2 का ही देंगे। तो 2 का तीनों में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। देखिए दोस्तों, अभी 2 का और जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। ये दोस्तों हम अभी तो छोटी संख्या जब बड़ी होंगी तो उसको कैसे चेक करेंगे, इसका 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है कि नहीं। इसके लिए विभाज्यता के नियम की PDF डली, वो प्लेलिस्ट डली हुई है आपके इसी चैनल पर, तो आप देख लीजिए, उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 का फिर से चला जाएगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ तो 1 आ चुका, तो अब कोई ऐसी संख्या, अब 1 का ही भाग जा सकता है इन सब में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें तीनों का भाग जा सके, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है। अब 3 का देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ नहीं जाएगा।
एक में, इसलिए अब ये यहीं पर समाप्त हो जाता है अपना। तो जो यहाँ जो आ जाता है वही अपना HCF होता है। तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हमारा HCF क्या हो गया दोस्तों, HCF क्या हो गया 4। ठीक, तो HCF इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं दोस्तों, अब ये समझिए। हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब सब में, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो ये 4, 12 और 16, 4, 12 और 16 में सबसे बड़ा गुणनखंड 4 ही है, जो कि सबसे बड़ा गुणनखंड 4 ही है जो कि सबको विभाजित कर देगा, जो कि सबको विभाजित कर देगा। एलसीएम क्या होता था, वे उस एलसीएम को विभाजित कर रहे थे, और इसमें एचसीएफ जो निकल रहा है, एचसीएफ क्या निकला है 4, तो वो ये एचसीएफ इन सबको विभाजित करेगा, किसको, इन सबको। देखो 4 HCF निकला तो इसको भी विभाजित कर रहा है, 4 एकम 4, इसको भी कर रहा है 4 तिया 12, इसको भी कर रहा है 4 चौक 16। मतलब HCF एक ऐसी संख्या होती है, HCF एक हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे 4 से बड़ी कोई और संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। छोटी तो हो सकती है, 4 से छोटी 2 है, 2 इन सबको विभाजित कर रही है, ठीक है, लेकिन 4 से बड़ी कोई संख्या संसार में पैदा नहीं होगी जो कि इन तीनों को विभाजित कर सके। तो 4 ही वो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 4 से बढ़ाएंगे, जैसे 5 बढ़ाया मान लो, तो 5 तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं 5 का। 6 अगर मान लीजिए 6, तो 6 का इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें तो जाएगा ही नहीं भाग। तो इसका मतलब सिद्ध हुआ यहाँ कि 4 ही वो सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों संख्याओं के लिए जो इन तीनों को विभाजित पूरे तरीके से कर देगा। 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो देखिए दोस्तों, HCF हमारा क्या निकला 4, और जब हमने LCM निकाला था वहाँ, तो LCM जैसे मान लीजिए 2, 3 और 5, इसका LCM क्या निकला था 30 निकला था। क्या निकला था दोस्तों, 30 निकला था। तो HCF जो होता है दोस्तों, HCF हमेशा या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या उन संख्याओं में जो सबसे छोटी है उससे भी छोटी संख्या होगी। HCF जब निकालेंगे तो या तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है वो HCF हो गई, या उससे भी छोटी, सबसे छोटी संख्या से भी छोटी संख्या HCF आएगी, ठीक। और LCM क्या होता है दोस्तों, या तो सब उनमें जो बड़ी संख्या है सबसे वो होगी LCM, या उस बड़ी से भी बड़ी संख्या LCM होगी। तो LCM के लिए क्या याद रखेंगे, या तो वो बड़ी संख्या है LCM होगी, उनमें जो जितनी संख्या 2 दी गई हो, 3 दी गई हो या 4 दी गई हो, तो उनमें या तो सबसे बड़ी वाली संख्या LCM होगी, या बड़ी से भी और बड़ी संख्या होगी। और HCF में ये उल्टा समझना दोस्तों, यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन यहाँ बड़े की बात की जाती है, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन यहाँ छोटे की बात की जाती है, ठीक। ये मैंने बता दिया कि बड़ी कैसे और छोटी कैसे। बड़ी मतलब उससे बड़ी कोई और संख्या नहीं है, तो यही सबसे बड़ी हुई जो इनको विभाजित कर सके। लिस्ट मतलब छोटी, मतलब इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो जिसमें इन सब का भाग जा सके, इससे बड़ी संख्या हो सकती हैं, ठीक। तो ये हमको समझ में आ गया। तो LCM कभी भी वो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या उससे बड़ी संख्या होती है, और HCF कभी भी उनसे जो संख्या है उनमें सबसे छोटी संख्या उससे भी छोटी संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर HCF के बारे में एक और अच्छी बात, अगर कोई संख्याएं जैसे मान लीजिए 2, 3 और 5 लिखी हुई, मतलब इन संख्याओं में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन संख्याओं में कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग चला जाए, तो इनका HCF हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। HCF हमेशा 1 होता है। जैसे 2, 3, 5, 2 का भाग इसमें तो जाएगा लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो 3 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 4 का भाग देखेंगे नहीं देखेंगे, 5 का इसमें जा रहा है लेकिन इनमें नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा एक ही कॉमन होता है, एक का भाग तीनों में चला जाएगा, तो इसलिए इनका HCF क्या होता है 1। तो यहाँ से एक बात और आ गई, जैसे 4 और 5, इनका HCF क्या होगा दोस्तों, 4 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF भी क्या होगा 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आया कि कोई भी दो लगातार संख्याएं दी गई हो, चाहे 18, 19 हो, चाहे 15, 16 हो, 16, 17 हो, 24, 25 हो, इनमें कोई भी दो लगातार संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि 24 किसी के पाड़े में अगर 24 आ जाएगी तो उसी पाड़े में 25 थोड़े ही आएगी, किसी के पाड़े में अगर 16 आ जाएगी तो उसी पाड़े में 17 थोड़े ही आएगी। तो इसलिए किसी एक ही संख्या से ये कट ही नहीं सकती, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो दोस्तों कितना कॉमन होता है, 1 कॉमन, मतलब जिससे सब दोनों में भाग जा सके, तो 1 से ही जाएगा, 1 16 में 16, 1 17 में 17, मतलब 1 का भाग चला जाएगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए।
तो दोस्तों अब यहाँ से हमने सीखा कि कोई भी दो लगातार संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कोई भी दो लगातार संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों आज हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी ली है। जो भी हमारे साथी एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसका जो डिटेल जो सवाल इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत जिस प्रकार के सवाल जिस कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं उनको बताया जाएगा। तो अभी तक की ये क्लास आपको कैसी लगी और इससे पिछली क्लासेस आप देखते रहिए, जिससे आपका गणित का बेस मजबूत होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि गणित समझ में आ रहा है तो आप अपने साथियों, अपने छोटे भाइयों, मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों को भी भेज सकते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल पर। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।